Assalamu alaikum. My name is Mahmood Sajid and you are watching Introduction of Biology with Mahmood Sajid. Our today's topic is chapter number 3, Biodiversity, 5 Kingdom Classification System and the Bionomial Nomenclature. Let's start. So, start the topic 5 Kingdom Classification System. Firstly, there is a MCQs of about this. Yeah, in 1937, each agent suggested the term of prokaryotes to describe bacteria and eukaryotes to describe plants and animals. कि 1937 में ई चैटन ने जो है ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स डिस्क्राइब किए थे। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट वो स्टार्ट द टॉपिक कि रॉबर्ट विटेकर था जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस कराया था इन 1967। रॉबर्ट विटेकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस कराया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसकी बुनियाद जो है ना दो चीज़ों पर थी। उसकी बेस्ड जो है ना दो चीज़ें थी, एक लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोट्स थे कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोट्स मल्टी सेलुलर नहीं होते, वो मल्टी सेलुलर सिर्फ यूकैरियोट्स होते हैं। एक एक थी इसकी बेस थी लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी इसकी बेस थी प्रिंसिपल ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपना खाना किस तरह खाते हैं या फिर किस तरह बनाते हैं। या फिर फोटोसिंथेसिस करते थे, या फिर ऑब्जर्प्शन करते थे, या फिर इंजेक्शंस करते थे, या फिर और भी हैं। तो डिवाइड किया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो आगे है। इसमें एक मार्गुलीज और स्कचवर्ड था, उसने जो है ना मॉडिफाइड किया था ये फाइव जो रॉबर्ट विटेकर ने पेश किया था ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस मार्गुलीज और स्कचवर्ड थे, दो थे, इन लोगों ने मिलकर जो है ना 1988 में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विटेकर है ना रॉबर्ट विटेकर, उसको मॉडिफाइड किया था। लेट्स स्टार्ट टू लर्न लेट्स स्टार्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो लॉन्ग है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने उसमें जो है ना बुक में ये पॉइंट्स बना के नहीं लिखा हुआ। अगर आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो चेकर को आसान होगा चेक करने के लिए, तो आप पॉइंट्स बना के लिखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने भी इधर पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा, कि किंगडम मोनेरा। उसके बाद आगे भी है किंगडम मोनेरा, दे आर प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर। जो किंगडम मोनेरा है ना ये सिर्फ यही प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे जो है ना यूकैरियोट्स है। सिर्फ किंगडम मोनेरा है वो प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स ये दे आर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यानी इनके बहुत छोटे सेल होते हैं, ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या फिर दो पर। Most of the organism of Monera produce their food with photosynthesis. Some produce their food from through heterotroph. इनके जो सेल है ना उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद ही बनाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स है ना किंगडम मोनेरा के, वो खाना हेटरोट्रोफ के जरिए बनाते हैं, यानी वो खाना किसी से लेते हैं। जैसे एनिमल्स है, हम हेटरोट्रोफ है, हम हेटरोट्रोफ से खाना लेते हैं। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है, बुक में दी हुई है ये एग्जांपल, ये आपने करनी है। बुक में एग्जांपल दी हुई है किंगडम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये दो एक सी एग्जांपल है। ये 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं कि ये इसका ये लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जांपल। बस ये इतना सी किंगडम मोनेरा। उसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो है ना ये लंबा है इसलिए क्योंकि इन्होंने आगे टाइप्स बताई हुई थी किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोट और यूनिसेलुलर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोट्स जिनके अंदर सेल पाया जाता है, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर का आपका मतलब है ज़्यादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल नहीं होते, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिन पर वो मुश्तमिल होते हैं। बुक में इसकी 3 टाइप्स बताई हुई हैं, एक एलजी, दूसरा प्रोटोजोन्स, तीसरा फंजाई। एलजी होते हैं, एलजी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं।
यूनिसेलुलर कम सेल वाले, कॉलोनियल जो कॉलोनी बना के रहते हैं, साथ साथ मिलके रहते हैं। और सिंपल मल्टी सेलुलर बता दिया आपको कि ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल नहीं होते, लेकिन यूनिसेलुलर से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एलजी अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, क्योंकि इनके सेल के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। उसके बाद है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर रिसेंबल एनिमल्स हुज सेल लैक्स क्लोरोफिल एंड सेल वॉल। लैग का मतलब है ये इसके अंदर नहीं है, इस लैग का मतलब है ये एनिमल्स के सेल के अंदर नहीं होती। एनिमल के सेल के अंदर सेल वॉल भी नहीं होती, क्लोरोफिल भी नहीं होता। यानी ये प्रोटोजोन्स आर रिसेंबल एनिमल्स, एनिमल्स रिसेंबल एनिमल्स, यानी ये प्रोटोजोन एनिमल्स हैं, ये इनके अंदर सेल वॉल और क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए हेटरोट्रोफ होते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। और ये फंजाई लाइक, फंजाई लाइक सम प्रोटिस्ट आर फंजाई लाइक, के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, वो फंजाई की तरह होते हैं, फंजा लाइक होते हैं। उसके बाद है किंगडम फंजाई। दे आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये यूकैरियोट होते हैं, मल्टी सेलुलर, ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। और ये हो गया इसकी सेल लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या है? दे आर हेट्रोट्रोफ, ये ऑटोट्रोफ नहीं है, ये अपना खाना खुद ही नहीं बनाते, ये हेट्रोट्रोफ है, खाना थ्रू हेट्रोट्रोफ लेते हैं। विच आर ऑब्जर्वेटिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, इनका न्यूट्रिशनल मोड क्या है, ये इनका खाने का स्टाइल क्या है, ये जो है ना ऑब्जर्व करते हैं, यानी खाने को निगलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेटिव करते हैं। जैसे मशरूम होते हैं वो खाने को ऑब्जर्व करते हैं। ये मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर, इधर एग्जांपल नहीं दी हुई, इधर एग्जांपल दी हुई है मशरूम, जैसे मशरूम होते हैं, इन्होंने कहा है मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर। मोस्टली जो फंजाई है ना वो डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। इसके बाद है किंगडम प्लांट। किंगडम प्लांटी आपको पता है, प्लांट, प्लांट से पता चल रहा है। किंगडम प्लांटी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफ होते हैं। आपको पता है कि जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो खुद खाना बनाते हैं अपने लिए, इसलिए वो ऑटोट्रोफ कहलाएंगे। और यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और मल्टी सेलुलर बहुत ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि वो हमें नज़र आते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, मैंने आपको बता दिया, प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। ये इनका लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये एग्जांपल आ गई। इसी एग्जांपल में लिख सकते हैं मस्टर्ड प्लांट लिख दे, सनफ्लावर लिख लें, या फिर कोई और प्लांट लिख दें, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके बाद है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया प्लांट, प्लांटी, एनिमिलिया एनिमल। दे आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर्स, ये अपना खाना खुद ही नहीं बनाते, ये प्लांट से लेते हैं खाना। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। हम भी एनिमल ही हैं। यूकैरियोट जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स आर मोस्टली बाय इंजेक्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग, ये ज़्यादातर अपना एनिमल जो है ना मोस्टली खाना डाइजेस्ट करते हैं, च्यू करके खाते हैं, ठीक है। ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। इसकी एग्जांपल में लिख दे, कैट लिख दे, डॉग लिख दे, हॉर्स लिख दे, और कोई भी लिख दे, एक्सेट्रा। ये किंगडम एनिमिलिया ख़त्म हो गया। इससे आगे जो है ना एक था स्टेटस ऑफ वायरस, वो जो है ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बॉर्डर लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन वो हमारे चैप्टर में नहीं है, इसलिए हम नहीं, वो हमारे एएलपी में नहीं है, इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट वी स्टार्ट द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, ये वर्ड निकला है, ये इसका मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना। बायो का मतलब नाम, नोमियल का मतलब रखना, नोमेनक्लेचर का मतलब रवाज, नाम रखने के रवाज, इसका मतलब असल में ये है। Binomial nomenclature is the method of giving scientific names to the living organisms. Binomial nomenclature किसी भी living organisms को scientific name देने का method है। As the word binomial suggested, the scientific name of species consisting of two names. जो word binomial है ये suggest करते हैं scientific name of species, एक species का scientific name कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स, जो दो नेम्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक फर्स्ट जीनस होता है और सेकंड वन जो है ना वो स्पीशीज़ होते हैं। उसका जो स्पीशी है, जीनस और स्पीशी, ये किसने पेश किया था? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था कार्लस लियोनेस। कार्लस लियोनेस था जिसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया था बायोनॉमिक नोमेनक्लेचर का ये जो सिस्टम है। इसकी एज भी लिखी हुई है कि कब से कब तक था, 1707 से 1778 एडी तक था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि किसने ये दरियाफ्त इंट्रोड्यूस करवाया था और कब करवाया, इसकी एज के बारे में।
ठीक है। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना। इस ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है। एक है जीनस इसका और दूसरा स्पीशीज़, सेकेंड वन इज स्पीशीज़। इसके बाद नेक्स्ट इसके हम रूल्स स्टडी करते हैं कि इसको साइंटिफिक नेम को राइट करने के रूल्स क्या क्या हैं। वो 3 रूल्स हैं ये। पहला रूल ये है कि जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वो वैसे अगर हम टाइप करें तो वो इटैलिक लिखना चाहिए। हमें जो है इटैलिक लिखना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है होमोस्फिनीस। अगर हम हैंड रिटन लिखेंगे तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे नीचे जो है ना। अगर हमने ये लिखा ना, अगर हम हाथ से लिखेंगे तो उससे तो हमसे नहीं लिखा जाता इटैलिक में, तो हम उसे जो है ना अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन अलग अलग करना है, अंडरलाइन। इसका पहला रूल ये है, साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली रिटन इन इटैलिक सच एज होमोस्फिनीस, व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइन। जब हम टाइप करके लिखते हैं, प्रिंटेड लिखते हैं, तो हम उसे इटैलिक लिखेंगे। अगर हम उसे हैंड रिटन लिख रहे हैं तो वो उसके नीचे हम लाइन लगा देंगे, उसे अंडरलाइन कर देंगे। सेकंड इसका रूल ये है कि जब भी जो भी साइंटिफिक नेम है उसका जो ये जीनस होता है, ये स्पीशीज़ होते हैं, स्पीशी नेम होता है। जीनस जो उसका है ना, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर। आगे स्पीशीज़ का पहला लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। द फर्स्ट टर्म generic name always begin with capital letter while the species name is never capitalized। जो ये वाला स्पीशीज का नेम है ये कभी भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। ये 2 रूल हो गए इसके। इसका थर्ड रूल है कि अगर हम लिस्ट बना रहे हैं एक साइंटिफिक नेम की, साइंटिफिक नेम्स की ऑर्गेनिजम्स के, उसमें आ गया कि उनके जो जीनस है वो सेम है लेकिन स्पीशीज़ चेंज है। 10-12 जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनके जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज़ चेंज है, तो हम उसे जो है ना सिर्फ जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल होता है वो लिख के आगे सिर्फ स्पीशीज़ का नाम लिख दें। ये इस तरह भी कर सकते हैं। द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन फुल। जो साइंटिफिक नेम है वो जनरली जो है ना फुल लिखा जाता है व्हेन इट इज़ यूज्ड फर्स्ट, जब वो पहली दफ़ा इस्तेमाल होता है। बट व्हेन सेवरल बेस स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड, जब सेम जो डिफरेंट और स्पीशीज है उनका सेम जीनस है तो लिस्टेड में लिखा जाए, इट मे बी एब्रीवेटेड बाय जस्ट यूजिंग एन इनिशियल फॉर जीनस। इसको जो है ना हम कोई भी एब्रीवेशन वर्ड इस्तेमाल करके उसको जो है ना एक अलग एक ही वर्ड से छोटा सा करके लिख सकते हैं। जैसे ये है, इसका लिखा हुआ है ई कोयली, ये बड़ा सारा नाम है। अगर हम इसे छोटा वो करें ना, लिस्ट में लिखे तो ऐसे बहुत सारे अगर नाम आ रहे तो अगर जीनस सेम आ रहे तो हम उसको लिख सकते हैं ई कोयली। ठीक है। उसके बाद है, हमने बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके रूल्स पढ़ लिए साइंटिफिक नेम लिखने के। अब उसके सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बायोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक जो कॉमन नेम होते हैं ना वो हमेशा प्रॉब्लम कॉज करते हैं। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम कॉज मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स को कॉज करते हैं। जैसे एक ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका एक ही पाकिस्तान में ले लें आप, एक ही जगह पे पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम है उसके। ठीक है। जैसे डिफरेंट रीजन हैव डिफरेंट नेम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम होता है। जैसे पाकिस्तान में कॉमन नेम ऑफ प्याज जो है ना, अनियन, वो पाकिस्तान में कॉमन नेम वो है प्याज। बट इन डिफरेंट रीजन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसे गंडा भी कहते हैं, इसे बसल भी कहते हैं, इसे वसल भी कहते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है। इन अदर कंट्रीज इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ द नेम्स, दूसरी कंट्रीज में इसके शायद दूसरे नाम होंगे, लेकिन इन साइंस में इट इज़ नोन विद अ सिंगल नेम ऑफ एलियम सीपा। इसका जो सिंगल नेम है वो है एलियम सीपा। ठीक है। इन सम केसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। कुछ केसेस इस तरह भी होते हैं जिसमें एक 2-3 लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका एक ही नाम होता है। जैसे द नेम ऑफ ब्लैक बर्ड, जो नेम है ब्लैक बर्ड इज़ यूज फॉर क्रो, ये क्रो के लिए भी इस्तेमाल होता है, एज वेल एज फॉर रेवन, ये क्रो के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये रेवन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी कि जो बायोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनका सेम ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नेम होता है। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में प्याज, अनियन को प्याज भी कहते हैं, दूसरे इलाकों में उसे गंडा भी कहते हैं, बसल भी कहते हैं, वसल भी कहते हैं,
और शायद दूसरे इलाकों दूसरी कंट्रीज में इसका शायद दूसरा नाम हो, लेकिन साइंस में इसका नाम है एलियन सीपा सीपा। उसके बाद इन सम केसेस, कुछ केसेस के मुताबिक कुछ केसेस में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक ही कॉमन नेम होता है। जैसे ब्लैक बर्ड है, वो क्रो के लिए भी इस्तेमाल होता है और रेवन के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल है कि कॉमन नेम ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इसका वो बताएं, आप साइंटिफिक नेम बताएं, इस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बताएं, इस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बताएं। ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है कि अनियम का साइंटिफिक नेम क्या है। अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। कॉमन सी स्टार का साइंटिफिक नेम है एस्ट्रीज रूबिनीस। हाउस क्रो का साइंटिफिक नेम है कॉर्वस स्प्लेंडर्स। Today we'll learn about the five kingdom classification system, in which first we introduce the five kingdom classification system. Next we'll learn about the who modified the five kingdom classification system, who introduced the five kingdom classification system. Next we'll learn about the five kingdom, वो points से उनको हमने learn किया था। Next we learn about the binomial nomenclature, in which we learn who introduced the binomial nomenclature, what is binomial nomenclature, and writing the rule about the scientific name, and we also learn about the importance of binomial nomenclature. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर भी मिलते रहें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।